नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी। और दोस्तों, हम आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जिसको दूर करने की कोशिशें लगातार बहुत अरसे से हो रही हैं कि इस बीमारी को लगातार हम जिस तरह से पोलियो पर हमने विजय पाई है, ऐसे ही टीबी पर हमने विजय पानी है, ट्यूबरक्लोसिस पर। तो ट्यूबरक्लोसिस पर आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम गोपाल नौटियाल जी, जो कि प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में। 2003 से आप यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, टीबी को लेकर जागरूकता में काफी कमी लोगों में देखी जाती है, तो आज थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप जागरूक करें कि किन किन लक्षणों के होने से टीबी हो सकती है और कब कब जांच करानी चाहिए। तो शुरुआत अगर हम कहें तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दीजिए। ये किस तरह की बीमारी है, किससे होती है? देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये बीमारी ज्यादातर फेफड़े में संक्रमण पैदा करती है, फेफड़े में रोग पैदा करती है। टीबी अन्य शरीर के अन्य अंगों में भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतया ज्यादातर केसेज में लगभग 80% 90% केसेज में ये फेफड़े को ही अपने उसमें लेती है, प्रभावित करती है। जी, प्रभावित करती है। और ये इसी की वजह से फैलती भी है, क्योंकि जितने भी फेफड़े की टीबी के केसेस होते हैं ये खांसी करते हैं और इनका जो प्रमुख लक्षण है वो खांसी है। इसके साथ साथ उन्हें बुखार हो सकता है, वजन कम होना हो सकता है और भूख कम होना हो सकता है, लेकिन जो मुख्य लक्षण है फेफड़े की टीबी का वो खांसी है, बलगम वाली खांसी। और ये खांसी के माध्यम से ही एक रोगी से दूसरे लोगों में फैलती है, पूरे समाज में फैलती है। तो ये जो इसका फैलने का ढंग है, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है और सभी के लिए एक परेशानी का सबब है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप तुरंत जाएं। और सरकार ने सभी जगह जो है इसकी जांच की व्यवस्था की गई है, बलगम जांच की। तो आप तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और वहां अपने बलगम की जांच कराएं। ये न सोच के चलें कि मुझे सर्दी जुकाम से हो रहा है या किससे। अगर 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है, चाहे आपको बुखार है चाहे नहीं है, चाहे आपको भूख कम लग रही है चाहे नहीं लग रही है, चाहे आपका वजन कम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वो नहीं करता है। आप खांसी को एक ऐसा सिम्टम है जिसके लिए कि आपको जाना चाहिए और अपने बलगम की जांच करानी चाहिए। किसी भी उस पे जाएं और वहां पर डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों को दिखाएं, वो आपके बलगम की जांच कराएंगे। प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सुविधा है। जहां पर भी डॉक्टर है आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, वो खुद ही लिखेंगे कि आपका कहाँ से बलगम की जांच हो सकती है। ओके। तो किसी चिकित्सक से परामर्श लें। जी। तो ज्यादातर में यह है कि सूखी खांसी नहीं होगी, बलगम आएगा उसमें, उस खांसी ऐसा में जरूरी नहीं है। शुरुआत में सूखी खांसी भी हो सकती है, धीरे धीरे जैसे जैसे फेफड़े में घाव बनते जाते हैं तब बलगम आना शुरू होता है। जी सर, शुरुआत में क्या खून भी आता है, इस तरह का भी? खून भी आ सकता है, कुछ मरीजों में होता है ऐसा, सब में, ज्यादातर में नहीं होता है। जी। तो सर कितना है, मतलब शुरुआती स्थिति क्या थी? ट्यूबरक्लोसिस जब शुरुआती समय में होता था, हम देखते हैं कि भवाली में सैनिटोरियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय का। तो ये बहुत पुरानी बीमारी है? देखिए, अगर इसको देखेंगे तो सदियों पुरानी बीमारी है। इसके मिस्र में जो ममीज हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा, अगर उनके बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस के घाव मिल जाएंगे आपको, उनके फेफड़े में वो चीजें दिखती हैं, उससे भी पुरानी हो सकती है। लेकिन इसके बारे में पहले ये था कि ये कुछ पाप कर्म करने से होती है, किसी के कर्म ऐसे होते हैं उससे होती है। किसी ने कहा कि गंदी हवा से होती है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में जो साइंस ने प्रोग्रेस किया तो रॉबर्ट कॉच साहब थे, एक डॉक्टर थे फ्रेंच आर्मी के, तो उन्होंने बोला भाई ये इसका एक कीड़ा होता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। उन्होंने उसको दिखाया एक कॉन्फ्रेंस में, और तब से ये पता लगा कि भाई ये कीड़ा होता है और ये खांसी के माध्यम से एक से दूसरे में जाता है और ये मनुष्यों में टीबी रोग पैदा करता है। जी। तो इलाज भी क्या तभी खोजा फिर गया? इलाज तभी नहीं हो पाया था क्योंकि ये 1882 की बात है। लेकिन बाद में, क्योंकि जब कीड़ा इसका पता लग गया कि ये किस जीवाणु से होता है, तो फिर रास्ते खुलने शुरू हुए। इलाज बहुत बाद में आया। तो शुरुआती इलाज यही था कि जैसे पहाड़ को बड़ा मुफीद माना जाता था, यहाँ की आबोहवा, तो लोगों को ये कंसेप्ट था कि फ्रेश एयर होगी और अलग रखेंगे, अच्छा खान पान देंगे तो उससे जो है ये ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे फिर दवाइयाँ पाइपलाइन में आई
और एक एक करके दवाइयां जुड़ती गई। तो पिछले शुरुआत में काफी से लाइलाज भी माना जाता था। हाँ, जब दवाई नहीं थी तो लगभग लाइलाज लाइलाज माना जाता था। जी, तो जी, सिर्फ जी। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थी उसी पर निर्भर करता था कि किसी को अगर टीबी हो गई है तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो जो उसका नेचुरल कोर्स होता है टीबी का, उसमें ये होता है कि अगर 100 लोगों को टीबी हुई है तो 25 लोग अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, बिना दवा के भी? बिना दवा के भी। इसी वजह से जब हमारे पास दवाइयां नहीं थी तब भी मानव जाति जिंदा रही। अदरवाइज अगर जिसको टीबी हो गई उसे मरना ही होता तो शायद बहुत ज्यादा सारी आबादी खत्म हो चुकी होती। तो सर शुरुआत में कितना फीसद थी ये, अभी कितना फीसद लोगों को है टीबी? जो अभी जैसा जो हमारा आंकड़ा है इंडिया का, वो अभी लगभग 312 केस, जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे अभी हुआ है, वो लगभग 312 केस हमारे 1 लाख की पॉपुलेशन पे हैं इंडिया में। और शुरू के, क्योंकि बहुत पहले के बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन ये है हमारी। तो पिछले 2-3 दशकों से जो तमाम अभियान चले हैं, लगभग 2 दशकों से, हाँ, तो उसका नतीजा है कि 312 तक ये पहुंचे हैं 1 लाख में। हाँ, 312 अभी 1 लाख में है केसेज मिलते हैं, मतलब कम्युनिटी। और 2025 तक का जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो कितना का है इसको कम करने का? ये तो ये प्रिविलेंस है, ये प्रिविलेंस होती है जब हम किसी बीमारी के बारे में देखते हैं तो हम नए केसेस के बारे में बोलते हैं। ये तो एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे 312 केस होते हैं, इसमें पुराने और नए सभी केसेज होंगे। लेकिन अभी जो इंडिया की पोजीशन है वो लगभग हम हर साल 2 मिलियन यानी 20 लाख केसेस जो है हर साल जो है हमारे यहाँ ऐड होते हैं। पुराने तो हैं ही। हाँ जी, ठीक है ना जी। लगभग हर साल ऐड होते हैं। और जो पुराने होते हैं वो किसी का इलाज चल रहा होता है, कोई ऐसे चल रहे होते हैं, बिना इलाज के चल रहे होते हैं। लेकिन ये और सबसे ज्यादा केसेस हर साल हम ही पूरे विश्व में ऐड करते हैं। भारत ऐड करता है, मतलब सबसे ज्यादा केसेज यहाँ पर है। और एमडीआर के केसेज भी सबसे ज्यादा हमारे हैं। हमने 2021 का जो डेटा है वो 1 लाख से ज्यादा केस एमडीआर के सिर्फ अकेले जो है वो भारत में थे। जी सर, ये जो हम मानते हैं कि टीबी की बीमारी मतलब 6 महीने में ठीक हो जाएगी, ये बहुत पहले से भी था या ये कब का है? ये जो सूत्र है एक तरह से कि 6 महीने की अगर हम रेगुलर दवा खाएं तो टीबी ठीक हो सकती है। ये देखिए, जो टीबी ड्रग सेंसिटिव है, यानी जो कि अभी जिस टीबी के कीटाणु ने अभी दवाइयों के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करी है, अगर उससे कोई आदमी इन्फेक्टेड है, उससे उसको टीबी हुई है, तो इसमें 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट से आराम से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि वो व्यक्ति उसको रेगुलर ले, छोड़ के न ले। और मतलब जो उसकी डोज है वो भी राइट ढंग से लिखी हो, डॉक्टर ने सही अच्छा चिकित्सक हो और राइट समय तक पूरा कोर्स कर ले, तो ये पूरी तरह से क्योरेबल है जी, 100%। जी, तो सर लोग कहाँ पे लापरवाही कर देते हैं, कहाँ चूक हो रही है? एमडीआर की नौबत? देखिए, एमडीआर की नौबत आने के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। एमडीआर है क्या सर, वो भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे टीबी के कीड़े से ग्रसित होता है, जिसमें कि हमारी 4 दवाइयां होती हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी की, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो 6 से 9 महीने में ठीक हो जाते हैं, उसमें हम 4 दवाइयां देते हैं। उन 4 दवाइयों में से 2 दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें से एक आइसोनियाजिड होती है और एक रिफेम्सिन होती है। जब कोई व्यक्ति रिफेम्सिन और आइसोनियाजिड दोनों ड्रग से उसको इस तरह के टीबी के जीवाणु ने टीबी कीटाणु ने उनको ग्रसित कर रखा है कि जिसका जो टीबी का कीड़ा है वो आइसोनियाजिड और रिफेम्सिन दोनों ड्रग से के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा चुका है, तो अब ये व्यक्ति जल्दी से इन दवाइयों से ठीक नहीं होगा। इसको हम एमडीआर कहते हैं। ओके, तो किस कंडीशन में बढ़ा चुका होता है जब आप थोड़ा सा लापरवाही कर लेते हैं दवा? ये हमेशा तब होता है कि जब पहली बार बीमार होते हैं, तो सबसे पहली बार तो वो ड्रग सेंसिटिव ही होती है टीबी, मतलब वो इन 4 दवाइयों से आराम से ठीक हो सकती है। हाँ। लेकिन गए तो वहां पर क्या होता है कि कई लोग होते हैं, उसमें एक डॉक्टर होते हैं और आपका रोगी होता है, दूसरा आपके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं, और चौथा जो सरकार का सिस्टम होता है अपना। ये 4 चीजें मेन होती हैं। इसके अलावा एक जो जीवाणु होता है उसका अपना भी एक वो होता है कि वो टाइम के साथ कभी प्रतिरोधक क्षमता खुद भी डेवलप कर सकता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन ऐसा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो ज्यादातर केसेस में हम 4 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें से जो पहला है कि डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद उसको दवाई जो है वो जितनी उसका वजन है उस हिसाब से नहीं लिखी, पेशेंट को बताया नहीं,
कि तुमको टीबी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसको टीबी बताएंगे तो पेशेंट नाराज भी हो जाते हैं, तो ये भी भय रहता है कि मेरा पेशेंट मेरे से निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि उसको प्रॉपर ढंग से डायग्नोज नहीं किया, यानी उसका जैसे बलगम की जांच होनी चाहिए तो बलगम की जांच नहीं हुई, एक्सरे कराया, एक्सरे का दाग टीबी का और वैसा दाग एक जैसे दिखते हैं। सामान्य निमोनिया के, कैंसर का दाग भी वैसा ही दिखता है, और भी बहुत सारी बीमारियां फेफड़े की होती हैं, वो दाग भी टीबी जैसे दिखते हैं। उसी के आधार पर टीबी की दवा चला दी। अब पेशेंट अगर ये पूछ ले कि मेरे को क्या बीमारी है, तो हो सकता है कि डॉक्टर खुद कंफर्म नहीं है कि उसको टीबी है, तो बताते नहीं है। तो अगर बताया नहीं तो पेशेंट सीरियसली कभी उस दवाई को लेगा नहीं, जब उसे पता ही नहीं है कि उसको टीबी है। ये कौन कर रहे हैं? सरकारी सिस्टम में सब कोई भी कर सकता है इसे, इसको मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर ऐसा कर रहे होंगे, वजह बता रहे हैं, लेकिन एक वजह ये हो सकती है। जैसे हम कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि पिछली बार डॉक्टर साहब ने जब आपका इलाज चलाया तो बीमारी क्या बताई थी, तो वो पेशेंट कहता है साहब मुझे तो कुछ बताया नहीं था। ये हो सकता है कि पेशेंट सत्य भी बोल सकता है और असत्य भी बोल सकता है। हो सकता है डॉक्टर साहब ने बताया हो, उसने ध्यान नहीं दिया, उस बात पे सुना नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना ही भी बताया हो। तो जब पेशेंट को ही ये नहीं पता है कि उसको टीबी है, तो वो उस चीज को बहुत गंभीरता से लेगा नहीं, तो वो छोड़ देगा दवाई को। फिर एक्सरे के आधार पर ही सिर्फ दवा चलाना, बिना बलगम की जांच कराए दवाई चलाना। इसमें बलगम की जांच सबसे जरूरी है। बलगम की जांच जरूरी है। दूसरा, पेशेंट को सब कुछ पता है, लेकिन वो जैसे ठीक होता है 1-2 महीने में, तो वो सोचता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, तो मैं दवाई क्यों खाऊं। जैसे कि अमूमन हर बीमारी में हम करते हैं, 4 दिन बुखार की दवा ली, फिर छोड़ दिया कि अब तो मैं ठीक हूँ तो क्यों खाऊं दवा। दूसरा, किसी मरीज को क्या होता है कि उसके साइड इफेक्ट आ गया, तो किसी को उल्टी करने का मन हुआ, किसी को लिवर में कुछ दिक्कत हो गई, जॉन्डिस हो गया, किसी को खुजली हो गई, किसी को उससे चक्कर वक्कर आते हैं दवाई से। तो सभी लोगों को एक ही दवा सूट नहीं करती है, तो उससे भी छोड़ देते हैं कई लोग कि भाई इससे बढ़िया तो हम दवाई नहीं खाएंगे, पहले हम ज्यादा ठीक थे, अब ज्यादा बीमार जो हो गए हैं, अपने अनुमान जो लगा लेते हैं, है ना। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्केट में दवा ला रही है। अब उनकी गुणवत्ता, हालांकि गवर्नमेंट क्या करती है कि हमेशा पहले गुणवत्ता का चेक करके ही मार्केट में आने देती है, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे दवाई तो ठीक है, लेकिन उसका रख रखाव कुछ गड़बड़ है। कुछ दवाइयां उसमें ऐसी हैं जैसे कि नम एटमॉस्फेयर में चली गई, नमी है, तो उनकी जो पावर होती है दवाई की वो कम हो जाती है, तो उसका रख रखाव कैसा हो रहा है, संग्रहण कैसे हो रहा है, ये भी होता है। और इसके अलावा कि पेशेंट सिस्टम में गया, मेरे पास आया, किसी और के पास गया, और वहां वो ढंग से उसको एंटरटेन नहीं हो पाया। कारण कुछ भी हो सकता है कि बहुत भीड़ हो, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर पूरी मैन पावर नहीं है, कहीं डायग्नोसिस के लिए मशीनें लगी हैं तो कभी मशीन खराब है या टेक्नीशियन नहीं है वहां पे, है ना, कभी मशीनों की कार्टिज नहीं है। तो ये सब सिचुएशन से पेशेंट फेडअप हो गया और उसने कहा यार यहाँ तो कुछ होता नहीं है, तो उसकी डायग्नोसिस हमेशा डिले होती जाती है। इससे क्या होता है कि वो खांसता रहता है और जितने लोगों के संपर्क में आता है उन सबको संक्रमित करता रहता है। तो इसकी वजह से भी जो है, जितना देर से इलाज शुरू होगा, जितने बड़े घाव होंगे फेफड़े में, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का केस बन सकता है। तो एमडीआर के लिए आपने बड़ी 4-5 वजहें बताई हैं। जी। और तो इन सब पर ही फोकस करना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि जो पहली वाली टीबी है वो तो हम इजीली उसको 6 से 9 महीने में खत्म कर सकते हैं। तो सर, अगर जैसे पेशेंट अगर डॉक्टर के पास गया तो क्या करना है? पहले बलगम की जांच होनी है, एक्सरे होना है, और क्या क्या? वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और जो हमारा प्रोग्राम है, जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसका एक सेट क्राइटेरिया है कि जब पेशेंट आपके पास आए तो आपको क्या करना है। तो उसमें बलगम की जांच है, एक्सरे हैं, ये सब चीज करते हैं, और उसके आधार पे पता लग जाता है कि इसको टीबी है कि नहीं है या कुछ अन्य रोग है। जी सर, जैसे कि हमने देखा कि टीबी जो है वो पोषण से जुड़ी हुई बीमारी है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि एक जो खास तबका है, जो हमारा लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो है, उस पर ये ज्यादा असर करती होगी। और वो ही तबका सबसे कम जागरूक है, उसी तबके के पास वक्त नहीं है, वो एक दिन की भी दिहाड़ी अगर छोड़ देता है तो उसके बाद शाम को खाने को नहीं होता है। तो क्या है, मतलब कुछ इतने सालों से आप काम कर रहे हैं सर, की सरकार की योजनाएं भी हैं बस्ती के लोगों को, झुग्गियों के लोगों को, इस तरह के लोगों को फोकस करके कि उनके घर तक ही ये सुविधा पहुंचा दें, ऐसी कुछ योजनाएं हैं सर? ऐसा देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था इसके लिए की हुई है टीबी रोग के, और क्योंकि टारगेट भी है कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है जी। और उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं इन पेशेंट्स के लिए जी। और ये योजनाएं घर घर तक हैं, ऐसा नहीं है कि पेशेंट ही चल के आए और वो वहां जाके, तो
अभी पंचायती राज व्यवस्था को अपने साथ में जोड़ लिया गया है। ये नहीं कि ये टीबी का विभाग है तो इसमें क्या मतलब। तो पंचायती राज का मतलब ये होता है कि आप गांव गांव तक पहुंच गए हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए पहुंच गए हैं। और वहां पर ये चीज, ये सूचना दी जाती है, ये इस तरह की एजुकेशनल इनपुट दे दिया जाता है कि भाई आपको दो हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी आ रही तो तुरंत फलानी जगह पे, निकटस्थ हर जगह इस समय पीएचसी हैं, आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर खोल दिए हैं सरकार ने, है ना। ये 1.5 लाख से ऊपर के सेंटर खोले हुए हैं। वहां पर जाएं, उनको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर उन्हें ये सब चीज मिल जाती है। कितने की आबादी में खुले होंगे ये आयुष्मान भारत वाले जो हैं वो लगभग 1 लाख की आबादी पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। सामुदायिक स्तर पर जी सामुदायिक स्तर पर है। तो आप इसको जो है उनके लिए ग्राम प्रधानों के जरिए भी लगता है कि ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। इसीलिए पंचायती राज में को इसका पार्ट बनाया गया है। ये नहीं कि साहब ये हेल्थ मिनिस्ट्री है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के ही रहे, पंचायती राज मिनिस्ट्री सेंटर से लेके और स्टेट लेवल तक इसमें इन्वॉल्व है। जी। कुछ पुरस्कृत करने की योजना भी हो सकती है ग्राम प्रधानों को कि आपके अगर एरिया से। देखिए अभी तो ये जो ग्राम प्रधान ये तो छोड़ दीजिए, जो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, अगर ये किसी केस को रिपोर्ट करते हैं कि इनके पास केस आया तो ये रिपोर्ट करते हैं, इनको पैसा मिलता है इसके लिए। अच्छा जी, डायग्नोसिस के टाइम पे, ट्रीटमेंट कंप्लीशन के टाइम पे मिलता है इनको पैसा। ऐसे जो हमारे गाँव में के लेवल पे काम करते हैं उनको भी जो है वो इंसेंटिव मिलता है। जो सूचना देते हैं सिर्फ कि यहाँ पर एक टीबी का केस है, उसको तक पैसा मिलता है। आशा कार्यकर्ता को। हाँ, और जो लोग इसमें फिर उसके बाद वो पेशेंट को लेके आते हैं, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट कराते हैं, उनको भी इंसेंटिव देने की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था ऐसी नहीं है कि किसी के माध्यम से दी जाए, इनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनका जो मतलब बैंक अकाउंट है सीधे उसमें जाता है, उसमें कोई बीच का व्यक्ति नहीं है। सरकार नहीं देती है सरकार अभी इनको अलग अलग लेवल पे अलग अलग है, 500 से प्लस ही है सबका। जी हालांकि बहुत कम है। हाँ, लेकिन दवाइयां सर निःशुल्क है ना? दवाई एकदम निःशुल्क है, जांच निःशुल्क है टीबी की, चाहे वो सामान्य टीबी हो चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, दोनों की जांच और दवाई निःशुल्क है। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग पहले जब तक ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए दवाइयां नहीं थी तो लगभग पेशेंट को जो है वो दवाई काफी महंगी पड़ती थी, यानी उसका ट्रीटमेंट लगभग 1.5-2 लाख रुपए में होता था। अभी तो सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि बिल्कुल निःशुल्क है और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो सर पेशेंट को दवाइयां कितने ड्यूरेशन के लिए दी जाती हैं? 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए? जैसे कब उनको दोबारा आना पड़ता है कि उसकी दवाइयां खत्म न हो जाएं, उससे पहले उनको दवाइयां मिल जाएं? ये दवाई खत्म होने का जो पहले प्रोग्राम था हमारा 1962 में जो शुरू हुआ था, जिसको हम नेशनल टीबी प्रोग्राम बोलते थे, एनटीपी बोलते थे, उसमें ये थोड़ी सी दिक्कत होती थी। जब से हमारा 1997 में हमारा आरएनटीसीपी पुनरीक्षित किया गया तो उसका नाम आरएनटीसीपी रखा गया। तो तब से तो पेशेंट वाइज दवाइयां हैं, यानी उसको हम रजिस्टर ही तब करते हैं जब हमारे पास उतना एडिक्वेट स्टॉक होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अब दवाई नहीं मिल रही है। तो दवाई की बहुतायत है, कहीं कोई कमी नहीं है दवाई की। और पेशेंट को क्या करते हैं कि पेशेंट अगर दूर का है तो ज्यादा दिन की दवाई देते हैं, नजदीक का है तो वो हफ्ते 15 दिन की दवाई ले जाएगा, फिर आएगा। जितनी जल्दी बीच में आएगा उतना अच्छा है। उसको कोई रिएक्शन हो रही कुछ है तो डॉक्टर साहब बैठे होंगे, रिपोर्ट करेगा कि मेरे को ये दिक्कत हो, नहीं है तो सेंटर से दवाई ले जाएगा। जी सर, जो डॉट सेंटर है वो क्या होते हैं? ये डॉट का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में वो दवाई लेता है। तो पहले जब शुरू में 1997 में प्रोग्राम आया था तब अपने सामने खिलाते थे और हफ्ते में 3 दिन दवा चलती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसको डेली कर दिया। और डेली होने के बाद अभी यह है कि हमारे जो विलेज लेवल पे कार्यकर्ता होते हैं, डॉट प्रोवाइडर्स होते हैं, वो उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि पेशेंट दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इसी को डॉट्स बोलते हैं, यानी ऑब्जर्व किसी के ऑब्जर्वेशन में है। डॉट प्रोवाइडर उसके घर का सदस्य भी हो सकता है, जो हेड ऑफ फैमिली हो, या जो जिसका कि घर में प्रभाव चलता हो कि भैया दवाई खाली की नहीं खाई तुमने। तो ये इंश्योर करने के लिए होता है कि ऐसा ना हो कि पेशेंट दवाई छोड़ के खा रहा हो या उसने बंद कर दी हो। जी सर, अब टीबी का पेशेंट है तो अब जैसे आमदनी अगर उसकी जैसे दिहाड़ी मजदूरी है कर रहा है तो 300 रुपये माना 400 रुपये उसकी दिहाड़ी मजदूरी है। जी। तो ऐसे में उसको खर्च भी खुद पर करना है, उसको अच्छा खाना भी खाना है, पोषण भी लेना है। तो फिर सरकार क्या इस दिशा में कुछ सोच रही है कि भाई गरीबी एक बड़ी वजह है या तो इनकम बढ़ाई जाए? देखिए ये क्योंकि ये ज्यादातर जो ये डिजीज है ये उसी तबके की है, जैसे आपने पहले बताया कि या तो वो गरीब लोग हैं जिनके पास
बहुत अच्छा डाइट नहीं है, मतलब उनका खान पान जो है ऐसा है जिसमें प्रोटीन की कमी है, और कोई भी ऐसा खाना नहीं है जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का उनका शरीर मजबूत बन सके। या फिर उन लोगों को होती है जिनमें कि कोई ना कोई ऐसा इलनेस है, जैसे डायबिटीज है किसी को, HIV से ग्रसित हैं लोग, है ना। दूसरा वो ये टोबैको यूजर हैं, धूम्रपान करने वाले लोग हैं। तीसरा जो रोज वाले जो हमारे अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ये आपकी स्टोन वो हैं, क्रशर्स हैं, इनके नज़दीक लोग रहते हैं, ये सिलिकोसिस हो जाती है इनको। ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं। और कोई कैंसर पेशेंट्स हैं, रीनल ट्रांसप्लांट हैं, या हार्ट ट्रांसप्लांट हैं, या लंग ट्रांसप्लांट के केसेस हैं, ये लोग भी, या जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं किसी उसके लिए लंबे समय तक किसी बीमारी के लिए, तो वो लोग सभी, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लेकिन जो गरीब तबका है, जो आपने कहा कि वो उसे मजदूरी भी करनी है, अब मजदूरी कैसे करेगा जब वो बीमार रहेगा, तो वो जा ही नहीं पाता है काम पे, और उसको बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही, खांसी कर रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि ये कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ रही है। तो अगर उसकी टोटल इनकम का, हाउस होल्ड जितनी इनकम है, पूरे घर परिवार की जितने सब लोगों की मिला के जितनी इनकम है, उसका अगर 20% से ज्यादा टीबी के लिए खर्च हो जा रहा है, टीबी पे खर्च हो जा रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या उसको लॉस हो रहा है, हाँ जाने का, या उसका जो लॉस भी हो रहा है, तो वो सब मिला के अगर वो 20% से ज्यादा है, तो इसे जो है सिग्निफिकेंट कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट कहते हैं जी। और ऐसा इंडिया में बहुत कॉमन है। क्यों कि यहाँ पर जो है रोजगार के साधन भी सीमित हैं, और फिर बीमार है आदमी तो कैसे करेगा। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि भाई इनको इनेबलमेंट किया जाए, इनको कुछ सहारा दिया जाए। तो इनको ये जो हमारे नॉन ट्राइबल एरिया है, यहाँ 500 रुपये महीना देती है सरकार, और जो ट्राइबल एरिया है उसको 750 रुपये के आसपास मिलते हैं। और इसके अलावा एक निक्षय मित्र होते हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक सोशल मूवमेंट होना चाहिए टीबी के अगेंस्ट में, तो लोगों का आह्वान किया कि भाई आप गोद लीजिए इनको। तो जो समाज का सशक्त वर्ग है वो क्या करता है कि वो गोद लेता है किसी टीबी के एक पेशेंट, दो पेशेंट, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, तो वो उसको मंथली जो राशन वगैरह होता है उसको प्रोवाइड कराते हैं, या कुछ उसको पैसे देते हैं वो लोग। इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अंदर से, जवाबदेही भी जैसी भी आती है, सोशल मूवमेंट भी बन गया उस हिसाब से। लोगों को, जो लोग ग्रसित नहीं है लेकिन वो कुछ योगदान करना चाहते हैं इन रोगियों के लिए इलाज में, और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, तो उनको एक ऑप्शन है ये निक्षय मित्र योजना। काफी अच्छा जी, लगभग 10 लाख टीबी के मरीज इस समय गोद लिए हैं निक्षय मित्रों ने। अच्छा जी, सर तो क्या संदेश आप देंगे तमाम श्रोताओं को कि देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब तक हम सब लोग इसको हम एक सामाजिक आंदोलन के रूप में नहीं लेंगे, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो हमारे राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो हमारे प्रशासक वर्ग हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जब तक हम एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, और जो हमारे टीबी के कॉज के लिए फाइट करते हैं, बहुत सारे NGOs हैं, ये सब जब एक डायरेक्शन में काम करेंगे तभी हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हर आदमी का योगदान महत्वपूर्ण है। जी जी सर, टैबू हैं बहुत सारे बने हुए, उन क्या क्या हैं और कैसे उनको तोड़ें? बिल्कुल है। अभी जैसे देखिए, जब समाज में जब तक समाज पूरी तरह से शिक्षित नहीं होता है तो बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं। टीबी के लिए बहुत पहले से ही हैं। तो कई लोग, अब फीमेल है, कोई किसी वो महिला है घर की, तो उन्होंने कहा साहब इसको निकाल दो घर से, है ना। अब क्यों कि साहब इनको टीबी हो गई है, सबको टीबी हो जाएगी, ये होगा, है ना। ऐसे ही ऑफिसेज में भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मिथ्स हैं लोगों के। बिल्कुल। तो अब इसके लिए आइसोलेशन में तो रहना ठीक है कि आप आइसोलेशन में रहना ठीक है, कोई वो तो मतलब कहा ही जाता है कि आइसोलेशन में रहिए, लेकिन क्या है, टीबी ठीक होने के बाद भी उनके साथ भेदभाव होता है। हाँ, कि लोगों को पता नहीं होता है कि अब ये ठीक हो चुका है, कैसा है। तो बहुत सारी महिलाओं को वो कर दिया जाता है, और कई बच्चे, अब जैसे टीबी से डेथ होते हैं तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, फिर उन बच्चों को भी कोई जल्दी अडॉप्ट करने से भी परहेज करते होंगे लोग। सर, बच्चों पे कितना असर पड़ रहा है इसका? फैमिली में अगर टीबी है तो बच्चों का स्कूल छूट जाता होगा कई बार। बिल्कुल छूट जाता है। माँ बीमार है,
तो बच्चे तैयारी नहीं हो पा रहे, फिर बच्चे जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं, उनमें रोग में प्रोग्रेस करने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक को टीबी होना फैमिली में, फिर कई सारे लोग जो है उससे ग्रसित हो जाते हैं, तो पूरा फैमिली ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो सर बच्चों में कितना फीसद टीबी देखने को मिल रही है? ये बच्चों का जो है वो जो हमारा सर्वे हुआ था उसमें एक्चुअली बेसिकली वो अडल्ट्स पे हुआ है ज्यादातर जो है। तो टोटल मिला के हमारा जो डेटा है वो 300 जो 12 का मैंने आपको बताया था वही डेटा है। अब बच्चों की टीबी का ये पूरा आकलन करना इसलिए मुश्किल है कि बच्चों में टीबी को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो उनका जो जिससे हम सैंपल लेते हैं, जो जिस सैंपल से हम बलगम है या कोई और सैंपल है वो लेना बच्चों में मुश्किल होता है। तो एग्जैक्ट डेटा तो अभी ऐसा उपलब्ध नहीं। आंगनवाड़ियों के थ्रू कोई ऐसा कुछ काम है दिया है कि ये जो जितने भी हमारे जो आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं ये घर घर जाके ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कितने लोगों को किसको खांसी आ रही है क्या है, और फिर उनको सेंटर पे लाते हैं। फिर जहाँ जैसी व्यवस्था रहती है और जहाँ से उनका निदान हो सकता है उनकी समस्या का, वहां तक उन्हें पहुंचाते हैं। जी। तो सर जेनेटिक भी होती है क्या टीबी? अगर जैसे किसी को फैमिली में है तो 10-20 साल बाद क्या? देखिए फैमिली में तो मेनली फैलती वो क्योंकि इन्फेक्शस है, संक्रामक रोग है, तो खांसी से फैलती है। लेकिन किसी व्यक्ति को संक्रमण के बाद टीबी होगी कि नहीं होगी, जैसे 100 लोगों को टीबी का कीटाणु अंदर गया, संक्रमित हुए, वो संक्रमण अलग चीज है और रोग अलग चीज है। तो संक्रमित 100 लोग हुए, लेकिन उसमें से 5 से 10 लोग ही अपने पूरे लाइफ टाइम में उनको टीबी की बीमारी होगी, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो जीवाणु है इसका, ये अंदर जाने के बाद सुषुप्तावस्था में पड़ा रह सकता है। ये तभी जागृत होगा जब उस व्यक्ति विशेष की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो नीचे होगी कभी, ठीक है। बाकी लोगों में सुषुप्तावस्था में रहता है। तो जेनेटिक की जहां तक बात है तो कुछ फैमिलीज में ऐसा देखा गया है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता ओवरऑल टीबी के लिए कम होती है। तो ऐसी परिवारों में अगर किसी एक को टीबी हुई तो उनके बाकी लोगों को भी टीबी होने की काफी संभावना रहती है। कुछ दवाएं भी ऐसी हैं कि फैमिली को भी लगाई जा सकती हैं एहतियातन? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये सरकार ने अभी क्या किया है कि जैसे परिवार में एक व्यक्ति को टीबी डिटेक्ट हो गया और वो खांसी वाली टीबी है जो कि फैलती है। अब उसके घर को तो हम बदल नहीं सकते, एक ही कमरे में 10-15 लोग रहते हैं, एकदम से इतना सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है जैसे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के कहीं और रख लो या उसे घर की जिम्मेदारियां भी निभानी, सब करना है। तो और क्योंकि वो खांसी करते जा रहा है तो बहुत सारे जीवाणु बाहर आ रहे हैं खांसी में और वो हवा में तैर रहे हैं और उसी हवा को बाकी लोग ले रहे हैं, तो वो संक्रमित हो जाते हैं उसमें। तो उसमें ये कहा जाता है, करते हैं हम लोग कि जो तो पेशेंट है उसका तो पूरा ट्रीटमेंट होता है और बाकी जो परिवार का सदस्य हैं उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको ये हमारे आंगनबाड़ी और ये जो कार्यकर्ता होते हैं टीबी के, जो कि आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर और यहाँ ये सब लेके आते हैं और वो कहते हैं साहब इनके यहाँ एक केस है जिसका कि बलगम में कीड़े आ रहे हैं, ये खांसी कर रहा है और अभी इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ या नहीं हुआ है। तो बाकी की स्क्रीनिंग होगी, तो स्क्रीनिंग में हम उनको लक्षण पूछते हैं कि भैया इनको कोई टीबी का लक्षण तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो जांच कराते हैं उसका एक हम एक्सरे कराते हैं या एक हाथ में टीका लगता है, उसको पीपीडी बोलते हैं, या एक इग्रा टेस्ट होता है ब्लड से। तो उसमें अगर हमें ऐसा लगता है कि इसके लक्षण भी हैं और इसके अंदर बाकी जांचें भी टीबी रोग के फेवर में, तो उनको भी टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं पूरा। अगर नहीं है तो एक दवाई आती है आइसोनियाजिड, हम उसको 6 महीने के लिए उनको देते हैं, अकेली दवा देते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो ताकि उनके संक्रमण तो है लेकिन वो उनका संक्रमण रोग में परिवर्तित ना हो, तो उसको हम एडवांस में दवाई देते हैं बाकी मेंबर्स को, बशर्ते कि उनमें टीबी ना हो एक्टिव। बिल्कुल। तो सर ये जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो वर्ल्ड लेवल पर, बाकी हमारे देश के लेवल पर, इन तक पहुंचना अभी कितना मुमकिन सा लग रहा है? देखिए टाइम बहुत कम है और जो टारगेट है वो जो 2030 का टारगेट तो इंटरनेशनल ग्लोबल टारगेट है विश्व को मुक्त कराना, और 2035 में पूरी तरह से इरेडिकेट करना, एलिमिनेशन करना। तो 35 वाला तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन 25 वाला थोड़ा सा अभी जो हमें लगता है कि इसको अचीव करना इतना आसान तो नहीं होगा, और अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत सभी लोगों को करनी होगी, सरकार से लेके और समाज तक को।
तभी संभव हो पाएगा, क्योंकि 3% का अभी हम एनुअल डिक्लाइन जो इंसिडेंस है टीबी का उतना ही ले पाए हैं। 11% से हमको लगभग। तो 3 से 11 जाना 2023 से 25 में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो दिख रहा है। जी जी जी। लेकिन फिर भी स्कूलों के जरिए भी इसको मतलब अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि पाठ्यक्रम में हम शामिल करें इन चीजों को। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी इस तरह के डिजीज हैं जिससे कि देश को बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक लॉस होता है, इनको बिल्कुल रखना चाहिए पाठ्यक्रम में, ताकि लोगों में अवेयरनेस शुरू से रहे इसके लिए। जी। तो सर, जैसे डॉक्टर्स लोग जो लगातार ऐसे रोगियों के संपर्क में हैं, आप लोग जो लगातार ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, आप लोगों के बचाव के लिए कुछ क्या आप लोग कुछ? देखिए, एक कोई भी संक्रामक रोग है, चाहे जैसे भी रोग फैलने वाला है, इनका एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन का रूल होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा पेशेंट है, पेशेंट अगर मास्क लगाता है, वो कफ हाइजीन को फॉलो करता है, तो हम यही कहते हैं कि भाई आप मास्क लगा लीजिए। उस घर में भी हम कहते हैं कि अपने घर में मास्क लगा लें तो काफी बचाव हो जाएगा। बजाय डॉक्टर मास्क लगाएं या फैमिली मेंबर मास्क लगाएं, उतना बचाव नहीं है, लेकिन पेशेंट के मास्क लगाने से काफी कुछ बचाव हो जाता है। तो जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो हम लोग उनसे मास्क लगाने को बोलते हैं कि आप मेरे उसमें कंसल्टेशन के लिए मास्क लगाने के बाद ही आए, और ऐसे अगर खांसी आ रही है तो मास्क लगा रहना चाहिए उनका। तो यही एक बचाव का तरीका होता है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि हम जहाँ बैठते हैं उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि एयर अंदर जो है, जो भी वो किसने खांसी भी किया है तो वो सर्कुलेशन से वो हो जाए, फिल्टर हो जाए। दूसरा की और भी चीजें होती हैं, यूवी लाइट्स होते हैं और एग्जॉस्ट होते हैं, ये भी सब मेजर्स हैं। इसके अलावा फिर जो मैंने आपको आइसोनियाजिड एक ड्रग बताई है कि अगर ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी संभावना है तो वो लिया जा सकता है। जी सर। तो बहुत शुक्रिया सर, इतनी कीमती जानकारी, इतना वक्त आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटा, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको बहुत ही आपके लिए जानकारी परक लाभप्रद हुई होगी। और अगर कोई फीडबैक आप देना चाहें, कोई सवाल, कोई क्वेरीज आपकी हों, तो आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है और इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो इसी के साथ डॉक्टर नौटियाल जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।